हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट साइंस एग्जाम में एलटी साइंस का पूरा सिलेबस लेकर आए हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये एलटी साइंस का पूरा सिलेबस है। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें जो आपका पहला सब्जेक्ट दिया गया है वो केमिस्ट्री का दिया गया है। दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका वो ये बॉटनी का दिया गया है, और तीसरा जो सब्जेक्ट दिया गया है वो आपका जूलॉजी का दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका ग्रेजुएट लीवर का सिलेबस है, जो कि आपका इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है यूकेसीसी की, तो वहां से इसको डाउनलोड किया गया है। पहले हम आपका जो पेपर होने वाला है एलटी साइंस का, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जो पेपर होने वाला है एलटी साइंस का वो आपका टोटल 100 मार्क्स का है, जिसमें कि यहाँ पर आपका यूकेसीसी की जो ऑफिशियल साइट है उसमें दिया गया है, जिसमें कि आपका इसको देख पा रहे होंगे। आपका जो एलटी साइंस का पेपर है, इसमें 30 आपका जो नंबर है, ठीक है, जो 30 नंबर का है वो आपका पेडागोजी है या साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दो भागों में इसको बांटा गया है आपका, ठीक है, जिसमें कि आपका रसायन विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान है। तो पहले हम बात करते हैं आपका रसायन विज्ञान की, ठीक है। जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है रसायन विज्ञान का, उसमें से आपका 10 नंबर का इसमें पूछा जाने वाला है, और जो ग्रेजुएट लेवल का है उसमें से आपका 14 नंबर का आपका रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल मार्क्स वो आपका 24 हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा वो आपका वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। उसमें आपका जो इंटरमीडिएट के मार्क्स आएंगे वो 9 नंबर के हैं, और वनस्पति विज्ञान में जो आपका ग्रेजुएट लेवल का पूछा जाएगा वो 14 मार्क्स का है। उसके बाद जूलॉजी जंतु विज्ञान, जिसमें आपका 9 मार्क्स का दिया जाएगा, और जंतु विज्ञान आपका जो ग्रेजुएट लेवल का है वो उसमें आपका 14 मार्क्स का दिएगा। तो टोटल आपका जो काउंट करेंगे तो कितने मार्क्स का हो जाएगा, आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। और जो पेपर दिया जाएगा वो आपका इसकी जो पेपर होगा आपका वो टोटल 100 मार्क्स का होगा, और 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। सारा जो पेपर होगा वो आपका ऑप्शनल होता है, ये आपको पता है, इसलिए आपका जो भी आपका यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी साइड में दिया गया है। तो ये आपको पूछा गया कि जो इंटरमीडिएट स्तर का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, वो आपका कहाँ से पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनमें से आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया है कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से आपका जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है, जिसमें कि रसायन विज्ञान आपका 10 मार्क्स की है, वनस्पति विज्ञान 9 मार्क्स का है, और जंतु विज्ञान आपके लिए 9 मार्क्स का है। तो ये सभी चीजें आपको कहाँ से पढ़नी है, एनसीईआरटी की बुक से पढ़नी है, ठीक है। और जो आपका ये बगल वाली जो कॉलम दिया गया है उसमें रसायन विज्ञान 14 मार्क्स का दिया गया है, ये आपका ग्रेजुएट लेवल का है, जो कि हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। नीचे जो आपका सिलेबस दिया है पूरा दिया गया है, तो आपको हम ग्रेजुएट लेवल का भी बताएंगे। तो जो आपका इंटरमीडिएट लेवल का सिलेबस है रसायन विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान का, वो वहां से आपका एनसीईआरटी की बुक से आपको आसानी से मिल जाएगा। और जो आपका ग्रेजुएट लेवल का है सिलेबस, वो आपका हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका इसकी यूकेसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि दिया गया है उस पर। और इसमें से हम देखेंगे कि आपका कौन से कितने मार्क्स का क्या क्या पूछा जाएगा, और कहाँ से क्या क्या चीजें आएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है रसायन विज्ञान का, जो कि आपको 14 मार्क्स का आएगा, वनस्पति विज्ञान 14 मार्क्स का, और जंतु विज्ञान 14 मार्क्स का। तो अब हम देखते हैं आपका फर्स्ट में केमिस्ट्री के सिलेबस को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है आपका केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। ये ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है। जो पहला इसमें टॉपिक दिया गया है वो है आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, परमाणु संरचना का दिया गया है। दूसरा जो टॉपिक दिया गया है वो आपका इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी कि जो आवर्त सारणी से रिलेटेड टॉपिक है वो आपका इसमें दिया गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो है आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का दिया गया है। तीसरा जो टॉपिक दिया गया है, ठीक है, उसमें आपका आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बंध और आपका जो सहसंयोजी बंध होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर इसमें देखना है। उसके बाद जो आपका है एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जिसमें कि क्षारीय मृदा धातु आते हैं और क्षारीय धातु तत्व आते हैं, तो वो आपका इसमें देखने होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होते हैं वो आपको देखने हैं, इसमें से उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो सारी इसमें देखनी होती है। उसके बाद आपका जो नोबल गैस है, केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैस, जिनको आपका बोलते हैं, कौन सी गैसें भी बोलते हैं, आपका अक्रिय गैसें भी बोलते हैं, वो आपको इसमें
देखनी है। जो अंतिम 18वां कॉलम होता है, ठीक है, वो आपका नोबल गैसें कहलाती हैं, जिसमें कि जीनॉन, रेडॉन, ये सारी चीजें क्या आती हैं आपका, गैसें आती हैं, वो आपको इसमें देखना है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका मेटलर्जिकल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद जो मेटल के अंदर है, ठीक है, वो मेटलर्जिकल प्रोसेस के अंदर आता है। उसके बाद जो केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एंड जो अपचयन है वो आपका इसमें आपने देखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कि जो आपका उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद फिर आपका जो पीरियड टेबल के अंदर का एलिमेंट है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के उसके बारे में देखना है। उसके बाद एसिड एंड बेस, ठीक है, अम्ल और क्षार, नॉन एक्वस सॉल्वेंट के बारे में भी आपको देखना है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी देखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है यहाँ पर आपका यूकेसी द्वारा, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये आपका थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, तो आपको इसको भी देख लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमको प्राप्त होता है वो आपको उसके बारे में देखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में आपको यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, आपका ये सारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसको भी आपने देखना। अब जो आपका इसमें यूनिट ए तो कंप्लीट हो गई है, यूनिट जो आपको क्या दी गई है, बी दी गई है, ठीक है। जो यूनिट बी दी गई है वो आपका किससे रिलेटेड है, आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में। जो आपका क्या है, कोई भी परमाणु है या उसके यौगिक है, उसके आपने क्या देना है, आपका स्ट्रक्चर देना है, या उसके आने में जो बंध के बारे में वो बताना है। तो आपका किससे किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, आपको ये बतानी है आपको क्रियाविधि किसके लिए, ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती है आपका, जैसे फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन है उसकी आपका मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वो आपका किसके अंदर का आती है, सारी मैकेनिज्म। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ पर देना है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री देनी है किसकी, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जैसे DAL कॉम्प्लिकेशन है, RS कॉम्प्लिकेशन है, या आपका क्या है, जितने भी आपको क्या है डेक्स्ट्रोलिटी चाहे लिवोलिटी है, तो वो आपको सभी इसी के अंतर्गत आते। तो स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट चीज आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत एल्केन एंड साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। जो एल्केन और साइक्लो एल्केन होते हैं उनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है, उसकी केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, ठीक है। और उसके अंतर्गत जितने भी क्या आते हैं टॉपिक्स आते हैं वो भी आपको इसमें देखने हैं। उसके बाद एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, डाइन्स और एल्काइंस के बारे में भी आपने देखना है। उसके बाद साथ देखना है आपका एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, ठीक है। बेंजीन के बारे में आपको यहाँ पे देखना है, एरीन्स जितने भी आपका एरीन्स के अंतर्गत रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। फिनॉल हो गया, या आपका एरोमेटिक के अंदर बेंजीन हो गया, तो आपको उसके अंतर्गत देखना है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। ये आपका इसके अंतर्गत भी आपको एल्किल जो हैलाइड होते हैं यार, या एरिल हैलाइड होते हैं, उनके अंदर भी आपको देखने हैं कि आपको जिसमें हेलोजन लगे रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद देखनी है आपका एल्कोहल। उसके बाद देखनी है इसमें नेक्स्ट टॉपिक दिया गया वो है आपका फिनॉल का। फिनॉल से रिलेटेड जितने भी आपका क्या है इंपोर्टेंट जो रिएक्शन होंगी वो भी आपको इसमें देखनी है। चलते हैं आपका इसके नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है, आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है इसमें ईथर एंड एपोक्सीडर्स, ठीक है। एलडी ईथर दिया गया है, ठीक है। जो ROR यानी कि ईथर, और एपोक्सीडर्स से आपका दिया गया है एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दियर डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस विया इनोलेट्स, आपका इनोलेट्स के बारे में भी आपको क्या है यहाँ पे देखना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो और कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ये आपका मुख्य है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी होते हैं आपका, ठीक है, उनके बारे में आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो आपका दिया गया है वो है आपके लिए एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में भी देखना है आपने, ठीक है। ये आपका सारा जो सिलेबस है वो आपका ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। तो आपको इसको देख लेना है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में भी आपने यहाँ पे पढ़ लेना है, जितने भी आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में भी आपको देखना है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो आपका ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड होते हैं किसमें आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर, उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंट्रोडक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, उसके बारे में भी आपको देखना है। केवल उसका क्या पढ़ना है, आपका इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपने।
उसके बाद पढ़ना है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सारा स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, तो आपको उससे रिलेटेड इसमें सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक में। इंफ्रारेड आईआर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी पढ़ जाएंगे आपको, ठीक है, देख लेंगे। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर, आपका जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है उसके बारे में आपको देख लेना है कि उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आपका आती हैं। उसके बाद आता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है कितने से कितने तक आपका जो दिया गया है उसके बारे में भी देखना है, ठीक है। और आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम, जो रोटेशनल आपका स्पेक्ट्रम मिला रहता है वो आपका उसकी रेंज जो होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, तो आपको उसके बारे में भी देख लेना है, ठीक। अब चलते हैं इसकी जो यूनिट सी दी गई है आपका, नेक्स्ट जो यूनिट दिया गया है वो आपका इससे आपका फिजिकल केमिस्ट्री रिलेटेड है, तो आपको वो देख लेना है, ठीक। फर्स्ट में जो आपका आता है इनऑर्गेनिक यानी कि यूनिट ए, और उसके बाद दिया गया आपका यूनिट बी, वो है आपका ऑर्गेनिक से रिलेटेड, और जो यूनिट सी है आपका वो आपका फिजिकल से रिलेटेड, तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है इसमें। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट जो आपका यूनिट दिया गया वो आपका यूनिट इसकी सी, इसमें आप देख पा रहे होंगे जो फर्स्ट टॉपिक आपका गैसियस स्टेट है, जो बी टॉपिक दिया गया लिक्विड स्टेट दिया गया है, यानी कि गैसियस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म, यानी कि पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह से उसके बारे में डीपली अध्ययन कर लेना है। उसके बाद जो आपका दिया गया है कोलाइडिक स्टेट, यानी कि कोलाइडिक कणों के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया वो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो आपका क्या होते हैं केमिकल जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया गया आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, फेज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लेना है आपने। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, जो केमिकल काइनेटिक्स और क्या होते हैं आपका कैटालाइसिस होते हैं उनके बारे में भी आपने देख लेना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा आपका वो आपका रिलेटेड है आपका किससे, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, तो आपका जो तीनों टॉपिक दिए गए हैं यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट, थर्मोडायनामिक्स सेकंड, और आपका जो थर्ड नियम होता है उससे रिलेटेड जितने भी क्या है इंपोर्टेंट जो आपका टॉपिक बनते हैं वो उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो भी आपका इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, वो आपको देख लेना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक दिया गया वो आपका सरफेस केमिस्ट्री, यानी कि जो फर्स्ट के अंतर्गत आपका जो चीजें आती हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत वो आपने देख लेनी है यहाँ पे, ठीक है। आपका नेक्स्ट एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में देखना है। उसके बाद फोटो केमिस्ट्री के बारे में आपने देख लेना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो आपका क्या है सारी सभी टॉपिक किसके अंतर्गत है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत है, वो आपको आसानी से एनसीईआरटी की बुक या जो आपका एनसीईआरटी की बुक केमिस्ट्री की होती है वो आपको आसानी से सीबीएसई पैटर्न की, तो उसमें आसानी से सभी टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। और अब चलते हैं आपका जो यूनिट इसकी डी दी गई है, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर यूनिट डी दी गई है वो है आपका फर्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो ग्रीन केमिस्ट्री दिया गया है, ठीक है। जो हमारे क्या होते हैं आपका ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी कि जो हरित गृह प्रभाव जैसे आपका ग्रीन केमिस्ट्री के अंतर्गत भी आता है, तो उसके बारे में भी आपने देख लेना है कि वो हमारे लिए क्यों लाभदायक है, या केमिकल का इफेक्ट जो हमारे ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर डालते हैं वो आपको इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। ये सारी बायोटेक्नोलॉजी की बुक जो होती है उसमें मिलते हैं, ठीक है। आपको बुक के बारे में बता देते हैं कि आपको जो बायोटेक्नोलॉजी की बुक होती है, ठीक है, उसमें आपको इस सारी चीजें आपका मिल जाएंगी आसानी से। उसके बाद बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या है आपका बायो इनऑर्गेनिक, यानी कि जो बायोलॉजी के अंतर्गत सभी चीजें आती है, जैसे बायोडिग्रेडेबल चीजें आती है जो हम केमिकल का यूज करते हैं खेतों में, इसके अंतर्गत आती है, तो वो आपने देख लेना है। उसके बाद फैट ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी सभी चीजें क्या है केमिस्ट्री के अंतर्गत ही है, तो आपका जो फैट बनते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, ऑयल जो बनता है वो किससे मिलकर बना होता है केमिकल सब्सटेंस से, तो आपका वो, और डिटर्जेंट आपका किससे मिलकर बने, तो वो भी आपने यहाँ पर देख लेने हैं। और पॉलीमर, पॉलीमर के बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, नायलॉन हो गया, तो ये भी सभी चीजें इसके अंदर आती है, पॉलीमर के अंदर आती है। उसके बाद सिंथेटिक डाइज, जो डाई होती है आपका कपड़ों में रखने के लिए, वो भी आपका क्या है इसी के अंतर्गत आती है केमिकल, तो वो भी आपने मुख्य है, ये सभी चीजें आपका मुख्य है, ये इनमें से सभी ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए आपका ये और अधिक इंपोर्टेंट हो जाती है। और आती है आपका क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब इसके बाद जो क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत हम चीजें देखते हैं वो आपने इसमें पढ़ लेनी है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपाउंड, कुछ जो आपका क्या होती है मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जैसे मॉर्फिन है, तो ये सारी क्या है मेडिसिन किसके अंतर्गत आती है फार्मास्यूटिकल कंपाउंड के अंदर आती है, तो वो आपने केमिकल जो आपका इसकी यूनिट डी है उसके अंतर्गत देख लेनी है, ठीक है। ये सभी आपको जो चीजें हैं वो मैंने बार बार बोला कि बायोटेक्नोलॉजी की जो बुक है उसमें मिल जाती है आसानी से, ठीक। अब चलते हैं आप अब जो पौधे होंगे आपका, ठीक है, उसके अंतर्गत एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉर्फोजेनेसिस के बारे में आपने
यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स, इकोलॉजी एंड बायोस्टेटिक्स के बारे में भी आपने देख लेना है यहाँ पे। उसके बाद जो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपने यहाँ पे देखना। साइटोलॉजी जो आपका सेल होती है, उसके बाद जेनेटिक्स जिसमें कि आपका मेंडल के नियम आते हैं, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सेल्स के बारे में जो आपको पढ़ना होता है वो उसके बारे में आपने देख लेना है। फिजियोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री के बारे में भी आपने यहाँ पे डीपली देख लेना है। इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट, जो ब्रीडिंग होती है आजकल नए नए प्रकार के जो आपके क्या आते हैं बीज आते हैं, उनके बाद उनको हम कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में भी आपने यहाँ पर इस सिलेबस में देख लेना है। तो ये आपका केस कौन सा सिलेबस है, एलटी साइंस का बॉटनी का सिलेबस था, ये आपका पूर्ण हो चुका है, ठीक है, ग्रेजुएट लेवल का। उसके बाद चलते हैं जो नेक्स्ट जो आपका सिलेबस दिया गया वो आपका दिया गया है जूलॉजी का सिलेबस। ये देख पा रहे हैं आप, ये आपका जूलॉजी का सिलेबस है, ठीक है जी, जूलॉजी का सिलेबस है पूरा। इसमें देख पा रहे हैं आपका भी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है, ठीक। एनिमल डायवर्सिटी इसमें पहला टॉपिक दिया गया है, जिसमें कि आते हैं किसमें, नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा रीढ़ वाले जंतु, और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है वो आपका जंतु है एनिमल डायवर्सिटी के अंतर्गत, नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा जिनको बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है एम्ब्रोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, भ्रूणी विकास और क्या है जंतु के बारे में जो उसका बिहेवियर होता है उसके बारे में अध्ययन करना है, जिसमें कि लेमार्क और डार्विन आएंगे और आपका ओपनिंग की परिकल्पना आती है, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत है, ठीक है। अप्लाइड जूलॉजी, अब जूलॉजी के बारे में अप्लाइड जूलॉजी के अंदर सभी चीजें आती है, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी के बारे में आपने पढ़ लेना है, जितने भी क्या होते हैं आपका टॉक्सिक चीजें होती हैं जो आपका क्या होती है हानि पहुंचाती है, उनके बारे में भी आपने देख लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है यहाँ पर वो है आपका इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इकोलॉजी जो हमारे वातावरण प्रदेश से होता है उसके बारे में अध्ययन यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी एंड बायो स्टेटिक्स को देख लेना है। उसके बाद टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन, जो हमारा विकास हुआ है, ठीक है, मनुष्य का, वो इसके बारे में भी आपने यहाँ पर इम्पोर्टेंट तरीके से देख लेना है। जो भी हमारे आपका पुराने महाकल्प से लेकर आधुनिक तक जो भी इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपका दिया गया है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये सारी चीजें आपको क्या है बायोटेक्नोलॉजी की बुक के अंदर की मिल जाएंगी आपका, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत भी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री आएगी। आपका जो प्रोटीन होते हैं, आपका फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं सभी, और आपका जो शरीर के अंतर्गत जितने भी क्या होते हैं आपका पदार्थ होते हैं, जिसमें कि जैसे टाइलिन है वो किससे मिलकर बनता है, डीएनए, आरएनए, ये सारे का आपका केमिकल बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। फिजियोलॉजी के अंतर्गत सेल बायोलॉजी इसके बारे में पढ़ेंगे आप, और जेनेटिक्स जिसमें कि आपको बताएगी जितने भी क्या होते हैं जीन्स या उसके बारे में माइटोसिस और म्यूसिस सभी जेनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो गाइज ये आपका एलटी साइंस का पूरा सिलेबस था, तो जिसके बारे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एलटी साइंस का पूरा सिलेबस था। तो हमने आज के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया। यदि इसकी आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एलटी साइंस 2018 का पूरा फुली सॉफ्ट पेपर लेकर आने वाले हैं। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उनको जो हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे वो आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाए। तो एलटी साइंस रिलेटेड हमने इसमें बहुत सारी वीडियो भी डाल रखी है, तो आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो आपका वीडियो है हमने इसमें लिंक दिया गया है आपका, वो इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो है आपका साइकोलॉजी का, जो कि है आपका 30 नंबर का, आपको पता है, ठीक है। जो आपका यूपीएससी की साइड है उसमें आपका 30 नंबर का जो शिक्षण अभिरुचि एवं संबंधित पाठ्यक्रम दिया गया है, इसमें जो पहला टॉपिक दिया गया है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, ठीक है। जो शिक्षक और छात्र के बीच में अभिवृत्ति पढ़ना है वो टॉपिक आपने पकड़ लेना है इसमें। उसके बाद सामाजिक परिपक्वता, जब आपका बालक में सामाजिक परिपक्वता आती है, कैसी आती है, क्यों आती है, कौन सी एज में आती है, तो वो आपको देख लेना है। अब शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति, बालक और यानी कि जो शिक्षक होगा उसके बीच में संबंध होगा वो भी आपने इसमें देख लेने हैं। उसके बाद विचार संप्रेषण, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण, यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में संप्रेषण होता है वो किस प्रकार का, या समाज में किस प्रकार का संप्रेषण होना चाहिए, तो वो भी आपने इस टॉपिक के अंतर्गत देखना है। शिक्षण व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता को देखना है आपने। उसके बाद शैक्षिक प्रयोग समस्याओं एवं नवाचार के बारे में देखना है। उसके बाद शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण, ठीक है, जो शिक्षक की गुण होंगे और योग्यताएं होंगी उनके बारे में आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है आपका वो है शिक्षक
शिक्षण प्रकृति उद्देश्य अभिलक्षणों एवं मूलभूत उसकी जो आवश्यकता है उसके बारे में आपने देख लेना है। उसके बाद अधिगमकर्ता के अभिलक्षण आपने देख लेने हैं। ठीक है, जो बालक है यानी कि जो अधिगम करता है यानी कि फर्स्ट जो पढ़ रहा है वो चीजें, तो उसको बोलते हैं आपका अधिगम करता, स्टूडेंट जिसको बोलते हैं हम। तो वो आपका कौन सी चीजों को आपका क्लास में ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो उसके बारे में आपने पढ़ लेना है। शिक्षण को प्रोवाइड करने वाले जो कारक होंगे, ठीक है, जो शिक्षक को एक प्रोवाइड, शिक्षण को हमारे जो हम पढ़ाते चीजें उनके बारे को जो प्रोवाइड करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में भी हमने देख लेना है। शिक्षण की जो विधियां होती हैं, प्रदर्शन विधि होती है आपका, तो ये सभी चीजें क्या आती हैं आपका शिक्षण की विधियों के अंतर्गत ही आती है। तो आपने इसके बारे में पूरा डीपली देख लेना है। शिक्षण की सहायक सामग्रियां जो आपका वो भी आपने देख लेना है। तो बच्चों में वृद्धि एवं विकास संबंधी आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव, अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा, इसी प्रक्रिया इसकी प्रोवाइड करने वाले कारकों के बारे में भी आपने यहाँ पे देख लेना है। अधिगम के सिद्धांत एवं प्रभाव, ठीक है, वो भी आपने इसमें टॉपिक में आपने देख लेने हैं, जो कि आईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपका अधिगम के सिद्धांत एवं उसके प्रभाव भी देखने हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों का सीखना और सोचना, अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसको भी आपने देख लेना है, और बच्चे में जो प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिक विभेद, जो बालकों में व्यक्तिक विभेद पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्यों पाए जाते हैं, और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी आपने पढ़नी है। बुद्धि, जो आपका बुद्धि लब्धि है या आपका बुद्धि से संबंधित जितने भी सिद्धांत है वो आपने इसमें देख लेने हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है आपका विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता वाले व्यक्तियों के बारे में, जिसको आपका डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये चीजें आती हैं, वो आपने इसमें देख लेनी है। अधिगम की कठिनाइयां, अधिगम के पठार, लर्निंग गैप के बारे में आपने यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया गया सामंजस्य, बच्चे और बालक और शिक्षक के बीच में सामंजस्य होना चाहिए, वो किस प्रकार का होना चाहिए। और एक जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया वो आपका राष्ट्रीय परिचर्या पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में जो शिक्षण और अधिगम की रणनीतियां बनाई गई थी, विधियां बनाई गई थी, उसके बारे में आपने देख लेना है। मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं प्रयोजन, मूल्यांकन पद्धतियां, सत्य एवं व्यापक जो मूल्यांकन होता है वो क्यों किया जाता है, ये भी आपने देखना है। क्रियात्मक शोध, ठीक है, एक्शन रिसर्च के बारे में भी आपने पढ़ लेना है। उसके बाद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया आपका, तो इसके बारे में भी आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। तो ये आज गाइस हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको पूरा सिलेबस एलडी साइंस का पूरा बता दिया गया है। और अगर इसकी पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरा जो वीडियो को मैं आपको हमने सारे इसके विभिन्न भागों के बारे में भी बता दिया है। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम उत्तराखंड आईटी साइंस से रिलेटेड वीडियो जो नेक्स्ट डालेंगे वो आपको आसानी से मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस